हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बेसिक एग्रोनॉमी की क्लासेस इस समय चल रही हैं। तो फर्स्ट क्लास में हम कुछ बेसिक एग्रोनॉमी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सीखे थे और आज हम अपनी सेकंड क्लास में उससे आगे जो भी टर्मिनोलॉजी है उसकी बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम बात किए थे इरीगेटेड क्रॉप्स, कौन सी इरीगेटेड क्रॉप्स होती हैं, कौन सी रेनफेड क्रॉप्स होती हैं। आज हम बात करते हैं अगली टर्मिनोलॉजी की। अगली टर्मिनोलॉजी की बात करें तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म, फोटो फोटोपीरियोडिज्म की बात करें तो फिर फोटोपीरियोडिज्म होता क्या है। सबसे पहले बता दूं, जैसे कोई भी क्रॉप है, कोई भी क्रॉप को ग्रो, मतलब किसी भी क्रॉप को है तो ग्रो होने के लिए उसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितनी टेम्परेचर की उसे रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है, जितने डे लेंथ की उसे आवश्यकता होती है, उसी को बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। जैसे देखिए, जैसे ये हुआ, यहाँ पर हम लोग सीड की सोइंग किए, ये हुआ सीड की सोइंग, और सीड से सीड बनने की स्टेज, यहाँ पर सीड आपका कंप्लीट होगा। तो किसी भी क्रॉप को सीड से सीड बनने के लिए बीच में कितनी फेज आती हैं, तो दो फेज। पहला तो होता है वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज। सेकेंड होता है, इसको और आगे ले लेते हैं, सेकेंड होता है आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज फेज। अब देखिए, कोई भी प्लांट है जब अपनी रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव स्टेज कब कंप्लीट करेगा, वेजिटेटिव स्टेज फेज को कंप्लीट करने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? टेम्परेचर की। और रिप्रोडक्टिव फेज को कंप्लीट करने के लिए उसे फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है, फोटो पीरियड या डे लेंथ की। देखिए, जब कोई भी क्रॉप या कोई भी प्लांट है, जब हम सोइंग करते हैं, तो जब वो वेजिटेटिव फेज में होता है, अपने यहाँ से यहाँ तक की वेजिटेटिव फेज है, तो उससे मोस्ट टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और जब वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचता है, जहाँ पर फ्लावरिंग होती है, तो उसको फिर फोटो पीरियोडिज्म की आवश्यकता होती है, फोटो पीरियड डे लेंथ की। अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए 60 डे क्रॉप है और उसको हम अगर लॉन्ग डे क्रॉप में, मतलब लॉन्ग डे सीजन में ग्रो करेंगे, तो वो अपनी रिप्रोडक्टिव फेज को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसी से रिलेटेड कुछ जैसे टर्म है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अफेक्ट ऑफ डे लेंथ आर फोटो पीरियड लेंथ ऑन फ्लोरल इनिशिएशन। देखिए, कोई भी क्रॉप है, जैसे उसको जब वो फ्लावरिंग करती है, तो उसके फ्लावरिंग के समय उसको डे लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। डे लेंथ में ही वो, जैसे इसके होते हैं, जैसे होता है शॉर्ट डे प्लांट, दूसरा होता है लॉन्ग डे प्लांट, तीसरा होता है डे न्यूट्रल प्लांट, अब देखिए, शॉर्ट डे प्लांट्स क्या कौन से होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं और डे न्यूट्रल प्लांट्स कौन से होते हैं। तो हम अब आप तो एक वन बाय वन क्रम से इस विषय में आपको बताता हूं कि कौन से प्लांट शॉर्ट डे हैं, कौन से लॉन्ग डे हैं और कौन से डे न्यूट्रल हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट कौन से हैं और उसको कितने घंटे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। तो हम बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट की। सबसे पहले शॉर्ट डे प्लांट। अब देखिए, शॉर्ट डे प्लांट्स कौन प्लांट्स होते हैं। शॉर्ट डे वो प्लांट्स होते हैं जिनको फ्लावरिंग के लिए लेस देन 12 आवर्स
लेस देन 12 आवर्स डे लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जब इसके अंतर्गत बोले जैसे खरीफ क्रॉप्स हो गई, तो खरीफ क्रॉप जितनी भी खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो 60 डे प्लांट होती हैं, क्योंकि इनको फ्लावरिंग के लिए या इनको मतलब ग्रो होने के लिए लेस देन 12 आवर्स डे लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। और यही जैसे है लेस देन 12 आवर्स डे लेंथ फॉर फ्लोरल इनिशिएशन, इनको लेस देन 12 आवर्स डे लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग के लिए, ये फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे इसके एग्जांपल ले लें, ऑल खरीफ क्रॉप्स, जितनी भी खरीफ सीजन की क्रॉप होती हैं, खरीफ सीजन की क्रॉप्स, जैसे आपका राइस हो गया, सोरगम हो गया, बाजरा हो गया, इसके अलावा हो गया मूंग हो गया, एक्सेट्रा, जितनी भी यानी जितनी भी खरीफ सीजन में जो भी क्रॉप्स आएगी वो सारी की सारी शॉर्ट डे लेंथ में क्रॉप्स आती हैं। अब इसी तरह जैसे हम बात करें लॉन्ग डे प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स, अब लॉन्ग डे प्लांट्स की दोस्तों बात करें तो लॉन्ग डे प्लांट्स को मोर देन 14 आवर्स डे लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है इसकी फ्लावरिंग के लिए। अगर इसको 14 आवर्स से कम अगर लाइट या तो डे लेंथ मिलती है तो ये अपनी फ्लावरिंग सही से नहीं कर पाएगा। अगर फ्लावरिंग नहीं सही से होगी तो इसका जो प्रोडक्शन है वो सही से नहीं हो पाएगा, सही से इसका फ्लावरिंग नहीं होगी तो सही से इसका सीड नहीं बन पाएगा, सीड नहीं बनेगा, सही से प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये होती हैं इनको मोर देन 14 आवर्स डे लेंथ require more than 14 hours day length for floral initiation, इनको 14 आवर्स डे लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके जैसे एग्जांपल है, इसमें जितनी भी रबी क्रॉप्स होती हैं, ऑल रबी सीजन क्रॉप्स, ऑल रबी सीजन क्रॉप्स, एग्जांपल जैसे व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया, एक्सेट्रा। यानी इसमें जितनी भी रबी सीजन की क्रॉप्स हैं, जितनी भी रबी सीजन में क्रॉप्स ग्रो की जाती है वो सारी की सारी किसमें आएंगी, लॉन्ग डे प्लांट्स में, वो सारी लॉन्ग डे प्लांट्स में आएंगी। इसको याद रखिएगा कि इसमें मोर देन 14 आवर्स डे लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 14 आवर्स से कम डे लेंथ होगी तो फिर ये इसका फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हम अगली नेक्स्ट क्रॉप की बात करें तो डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स कौन से होते हैं, ठीक है। डे न्यूट्रल प्लांट्स में डे लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, इस विषय में अब हम बात करते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स कौन होते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें डे लेंथ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। या तो आप उनको 60 डे लेंथ में ग्रो कीजिए या तो लॉन्ग डे पर, या तो उनको जैसे है लेस देन 12 आवर्स डे लेंथ पे ग्रो कीजिए या तो मोर देन 14 आवर्स डे लेंथ पे ग्रो कीजिए। मतलब उनको आप कह सकते हैं कि डे लेंथ का उन पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, कितना डे लेंथ है कितना क्या। वो होती है जैसे अनअफेक्टेड बाय डे लेंथ, अनअफेक्टेड बाय डे लेंथ, इन पर डे लेंथ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके एग्जांपल है जैसे सनफ्लावर और हो गया कॉटन सेक्टर।
ये क्या हो गए, डे लेंथ प्लांट हो गए, डे न्यूट्रल प्लांट हो गए, ठीक है। इन पर लाइट डे लेंथ का मतलब यानी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनको आप शॉर्ट डे में या लॉन्ग डे में मतलब इन पर डे लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्रॉप आप ग्रो करेंगे तो इनमें डे लेंथ का कोई। आप देखिए अगला कुछ क्रॉप्स हैं जो मतलब ये जो क्रॉपें थी इनमें फ्लावरिंग के लिए हमको फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट थी। और कुछ क्रॉप्स हैं जैसे उनको, जैसे एक टर्म आप देखे होंगे वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन की हम बात करें, जैसे कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनको वेजिटेटिव फेज के लिए तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसके साथ रिप्रोडक्टिव फेज के लिए भी टेम्परेचर की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम वर्नलाइजेशन की बात करें कि वर्नलाइजेशन का टर्म किसने दिया। इस वर्नलाइजेशन टर्म जो था गिवन बाय टी लाइसेंको। कब दिए थे, ये दिए थे 1928 में। इसको याद नोट रखिएगा कि इस टर्म को वर्नलाइजेशन को किसने सर्वप्रथम दिया, टी लाइसेंको 1928 में। इनका टी का पूरा नाम भी लिख लीजिएगा, ट्रॉफिम लाइसेंको। कब दिए थे, 1928 में, ठीक है। अब बात करें कि वर्नलाइजेशन है क्या। देखिए वर्नलाइजेशन क्या है कि कुछ क्रॉप्स हैं जैसे जिनको फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। वर्नलाइजेशन में जो, जैसे आप बात करें कि व्हीट, वर्नलाइजेशन के अंतर्गत विंटर व्हीट, जैसे एग्जांपल में विंटर व्हीट की बात करें, विंटर व्हीट, अब विंटर व्हीट की बात करें तो जो विंटर व्हीट है इसको फ्लावरिंग के लिए कितने टेम्परेचर की, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की। यानी वर्नलाइजेशन में क्या है कि हमें मतलब क्रॉप को फ्लावरिंग के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे विंटर, इसका एग्जांपल है विंटर व्हीट, इसको ग्रो होने के लिए फ्लावरिंग के लिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी टेम्परेचर में इसकी फ्लावरिंग होती है। अब जैसे हम बात करें कि विंटर व्हीट, इसको सर इसके मैच्योरिटी के लिए कितने मंथ की, ये जो विंटर व्हीट है कि 11 से 12 मंथ में मैच्योर होता है। इसको मेनली कहां पर ग्रो किया जाता है, मेनली ग्रोन इन यूएसए। जो हमारे इंडिया में ग्रो होता है, इंडिया में वो कौन सा व्हीट होता है, वो स्प्रिंग व्हीट होता है, स्प्रिंग व्हीट। ये हमारे इंडिया में ग्रो किया जाता है। और ये इंडिया में ग्रो नहीं ये किया जाता है, ये कहां पर ग्रो किया जाता है, मेनली यूएसए में। इसको मैच्योर होने के लिए 11 से 12 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है और ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अपनी फ्लावरिंग करता है। यानी वर्नलाइजेशन में क्या है कि वरना जो भी क्रॉप्स है, जैसे विंटर क्रॉप्स, विंटर व्हीट है, तो जब इसको ग्रो करेंगे, जैसे कहते नहीं कि जब मतलब अच्छा बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है या कूल सीजन है, तब क्या होता है, व्हीट जो होता है ये एक हार्मोन रिलीज करता है। तो हार्मोन, कौन सा हार्मोन, वर्लिन। ये कहां से, वर्लिन, वर्नलाइजेशन से। जब वर्लिन हार्मोन रिलीज होता है तभी जाके इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। तब क्या है, फ्लावरिंग अपनी स्टार्ट करता है उसी स्टेज पे, ठीक है। जब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है तब इसका वर्लिन हार्मोन्स रिलीज होता है। जब वर्लिन हार्मोन्स रिलीज होगा तभी इसकी क्या होगी, फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो आपको समझ में आया इसमें सर्वप्रथम जो इसका टर्म था वो ट्रॉफिम लाइसेंको ने दिया था। कब दिया था, 1928 में दिया था। वर्नलाइजेशन क्या है, वर्नलाइजेशन में क्या है, क्रॉप को बहुत ही कूल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो एग्जांपल है वो विंटर व्हीट है। विंटर व्हीट मेनली 11 से 12 मंथ की क्रॉप होती है। इसको मैच्योर होने के लिए जो पीरियड्स है वो 11 से 12 मंथ लगता है और ये मेनली यूएसए में ग्रो किया जाता है, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आया। अब हम अगले हेडिंग की ओर चलते हैं। अगली नेक्स्ट अपने क्रॉप देखते हैं कौन से। अब जैसे है कुछ क्रॉप्स हैं जिनको डे लेंथ का इफेक्ट पड़ता है, जैसे जो फोटो सेंसिटिव होती हैं वैरायटी, कुछ फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी होती हैं। तो हम बात करते हैं फोटो सेंसिटिव वैरायटी की। कौन से, फोटो सेंसिटिव वैरायटी, फोटो सेंसिटिव वैरायटी। अब देखिए फोटो सेंसिटिव वैरायटी कौन सी होती है। फोटो सेंसिटिव वैरायटी वो होती है, जैसे सबसे पहले आपके टर्म से समझ में आता है कि फोटो मीन्स होता है लाइट, प्रकाश। क्या होता है, लाइट, प्रकाश। और सेंसिटिव मतलब जो जिनका लाइट का प्रभाव पड़े।
मतलब अगर फोटो सेंसिटिव वैरायटी है तो उसका डे लेंथ का उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोई मान लीजिए क्रॉप है, पहले इसकी डेफिनेशन आपको लिखा दूं। अफेक्टेड बाय डे लेंथ और फोटो पीरियड लेंथ। अब देखिए, जैसे कोई भी मान लीजिए क्रॉप्स है, कोई भी मान लीजिए शॉर्ट डे की क्रॉप्स है, तो शॉर्ट डे की जो क्रॉप्स है जिसको उसको जैसे लेस देन 12 आवर्स डे लेंथ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको कितनी की आवश्यकता है, 12 लेस देन 12 आवर्स डे लेंथ की रिक्वायरमेंट है। अगर इस क्रॉप को आप अगर सोचें कि मतलब हम लॉन्ग ड्यूरेशन में ग्रो कर लें, लॉन्ग डे प्लांट्स, मतलब जैसे जैसे रबी सीजन में ग्रो कर लें, तो उस सीजन में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो फोटो सेंसिटिव क्रॉप्स है ना। ये इसको ग्रो होने के लिए हमें इतने लेस देन 12 आवर्स डे लेंथ की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें इतने की रिक्वायरमेंट है और हम इसको इसमें ग्रो करवाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जैसे अब बात करें इसी की, ये क्या होती हैं, ये सीजन बॉन्ड होती हैं, सीजन बॉन्ड वैरायटी होती हैं। कहने का मतलब कि ये उसी सीजन में ग्रो कर पाएंगी। जैसे मैं बताया आपको कि जितने भी 60 डे प्लांट्स होते हैं वो खरीफ सीजन की क्रॉप्स होती हैं, और जितने भी लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रबी सीजन की क्रॉप्स होती हैं। तो जैसे ये मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं राइस, तो राइस क्या है, ये 60 डे प्लांट है, तो ये सीजन प्लांट ऐसे हुई, इसे रबी सीजन में कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे कुछ वैरायटी हैं जो ग्रो हो जाती हैं, तो ये वैरायटियां जो भी वैरायटियां होती हैं, जैसे राइस की जो वैरायटी खरीफ सीजन में ग्रो करेगी तो वो खरीफ सीजन में ही ग्रो करेगी, वो रबी में ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें जो डे लेंथ है वो मोर देन 14 आवर्स है। तो क्या होता है, ये इन पर डे लेंथ और फोटो पीरियड का इफेक्ट पड़ता है। ये हो गई फोटो सेंसिटिव वैरायटी। अब हम बात करते हैं फोटो इनसेंसिटिव। फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी कौन सी होती है? फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी। अब देखिए, फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी कौन सी होती है? फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी वो होती हैं जिन पर डे लेंथ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कि आप उसको मतलब किस डे लेंथ पर ग्रो कर रहे हैं, उसे शॉर्ट डे लेंथ पर ग्रो कर रहे हैं या लॉन्ग डे लेंथ पर ग्रो कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी वैरायटी है जैसे लॉन्ग डे लेंथ की है, आप उसे शॉर्ट डे लेंथ में ग्रो करेंगे तो इजीली सर्वाइव कर जाएगी। और जैसे है इसका अनअफेक्टेड बाय डे लेंथ, अनअफेक्टेड बाय डे लेंथ, इन पर डे लेंथ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ये क्या होती हैं, ये पीरियड बॉन्ड होती हैं, पीरियड बॉन्ड वैरायटी होती हैं। पीरियड बॉन्ड, जैसे वो सीजन बॉन्ड वैरायटी थी उसमें मतलब फोटो सेंसिटिव वैरायटी में। अब फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी जो होती है ये पीरियड बॉन्ड होती है। अब पीरियड बॉन्ड वैरायटी क्या होती है आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए कोई भी क्रॉप है, जैसे वो 100 से 110 दिन में ग्रो होती है, या तो 120 से 140 डेज में ग्रो होती है। तो वो क्रॉप, जैसे हमारे एग्जाम्पल में कोई भी क्रॉप ले लें, जैसे हम लिए व्हीट की कोई भी वैरायटी है, XYZ कोई भी वैरायटी है, ठीक है। अगर ये वैरायटी 100 से 120 दिन में ग्रो करती है रबी सीजन में, तो ये खरीफ सीजन में भी 100 से 120 दिन में ही ग्रो करेगी, मैच्योर होगी, ठीक है। इस पर और डे लेंथ का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि मतलब इसे खरीफ में ग्रो कर रहे हैं या रबी में, लेकिन इस पर ये पीरियड बॉन्ड होती है 100 से 120 डे में। अगर ये रबी में ग्रो होगी तो 100 से 120 डे में ये खरीफ में सीजन में भी ग्रो करेगी। इस पर मतलब पीरियड बॉन्ड होती है, यही होता है पीरियड बॉन्ड की। यानी कोई भी क्रॉप है अगर रबी सीजन में जितना ड्यूरेशन वो लेगी उतना ही ड्यूरेशन किसमें लेगी, खरीफ सीजन में। तो ये हो गया आपका पीरियड बॉन्ड वैरायटी। अब अगली अगर क्रॉप की बात करें तो वो जैसे हो गया, अगली है जो थर्मो सेंसिटिव वैरायटी। अब थर्मो सेंसिटिव वैरायटी कौन सी होती है देख लीजिए। थर्मो सेंसिटिव वैरायटी,
अब देखिए थर्मो सेंसिटिव वैरायटी कौन सी होती है। थर्मो सेंसिटिव वैरायटी अब देखिए थर्मो हो गया टेम्परेचर, थर्मो में इसको क्या हो गया टेम्परेचर, ठीक है। अब सेंसिटिव जिस पर टेम्परेचर है, मतलब वो वैरायटियां जिन पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, उनके ग्रो होने में, उनके पूरा अपना मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, वो क्या हो गई थर्मो सेंसिटिव वैरायटी, यानी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यानी कि इन पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। मतलब जैसे कोई भी क्रॉप है उसको ग्रो होने के लिए हम मान लीजिए सपोज दैट कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, या 21 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, और हम उस वैरायटी को कहीं पर यानी जैसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की कोई भी वैरायटी है, और उसको हम कहां पर कूल क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, कूल क्लाइमेट, तो ये वैरायटी क्या है, ये वैरायटी कूल क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये क्या है थर्मोसेंसिटिव वैरायटी है। इस पर टेम्परेचर के इफेक्ट जिस पर पड़ता है वो क्या हो गई थर्मोसेंसिटिव वैरायटी। जैसे यहाँ पर क्या टेम्परेचर होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, कूल सीजन जैसे रबी सीजन में क्या है टेम्परेचर लो होता है, कूल सीजन विंटर सीजन क्रॉप्स होती हैं, तो इस प्रकार से क्या है कि थर्मोसेंसिटिव वैरायटी का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्मो इनसेंसिटिव वैरायटी। एक बार दोस्तों थोड़ा सा इंक डाल लें। हाँ, तो अब हम बात करते हैं थर्मो इनसेंसिटिव वैरायटी। थर्मो इनसेंसिटिव एंड सेंसिटिव वैरायटी। अब देखिए थर्मो इनसेंसिटिव वैरायटी क्या कौन सी होती हैं। थर्मो इनसेंसिटिव वैरायटी वो होती हैं जिन पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जो मतलब टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती हैं। जैसे कोई भी क्रॉप्स है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स की है, आप अगर उसको कूल सीजन क्रॉप्स में, कूल विंटर सीजन क्रॉप्स में ग्रो करेंगे तो उस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट, या तो फिर मान लीजिए जैसे कोई भी क्रॉप्स है वो उसके ग्रो होने के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, और उसको हम लो टेम्परेचर या थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में ग्रो कर देते हैं, तो उस पर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इन पर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और तो ये वैरायटी आपके समझ में आ गई होंगी कि कौन सी फोटो सेंसिटिव वैरायटी होती है, कौन सी फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी होती है, कौन सी थर्मो सेंसिटिव वैरायटी होती है, कौन सी थर्मो इनसेंसिटिव वैरायटी होती हैं। तो हम अब अगली अगर क्लास की बात करें या वैरायटी की बात करें तो आगे हम चलते हैं अब। हाँ दोस्तों, तो अब अगला बात करते हैं हम कि जैसे आपको देखे होंगे कि कोई भी वैरायटी है या कोई भी क्रॉप्स है, हम उसको यदि अर्ली सोइंग कर देते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे फील्ड पर, अगर उसकी सोइंग लेट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको कुछ जैसे समझाता हूँ इसको। जैसे मान लीजिए ये सीड है, यहाँ पर हम क्या करें सोइंग करते हैं, किसी भी क्रॉप की हम यहाँ पर सोइंग करते हैं, और सीड टू सीड, यहाँ पर सीड दोबारा बना सीड टू सीड बनने की प्रोसेस में कौन सी, जैसे प्लांट अपनी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट करता है, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये सही टाइम है क्रॉप सोइंग का। मान लीजिए राइस है हमारा, तो राइस का मान लीजिए ये जिस टाइम पे हमें सोइंग करना चाहिए, राइस का ये क्या है, ये सही टाइम है, और ये क्या है अर्ली टाइम है, और ये लेट टाइम है। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए हम कोई भी क्रॉप जैसे राइस है, अगर राइस की सोइंग हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर, तो क्या होगा, राइस की सोइंग अगर हम यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा कि अपना जो राइस है वो राइस अपनी जो वेजिटेटिव फेज है
जिससे अगर हम यहाँ पर टाइम से सोइंग करेंगे तो जो राइस की वेजिटेटिव फेज है तो वो क्या होगी, टाइमली, अच्छे से टाइमली कंप्लीट हो जाएगी। अगर वेजिटेटिव फेज टाइमली कंप्लीट हो गई तो जो हमारा ड्राई मैटर है, मतलब जो ड्राई मैटर है, अगर टाइमली सोइंग करने पर वेजिटेटिव फेज सही से कंप्लीट हुई तो ड्राई मैटर जो बनेगा प्लांट में, ड्राई मैटर वो क्या होगा, अधिक मात्रा में बनेगा। जितना ड्राई मैटर प्लांट्स में बनेगा उतना ही ज्यादा आपके सीड में कन्वर्ट होगा, जितना ही सीड में कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बनेगा। जब मतलब टाइमली सोइंग होने पर ड्राई मैटर अच्छा बना, ज्यादा बना, तो जितना ज्यादा बनेगा उतना क्या होगा, सीड में कन्वर्ट होगा, और जितना ज्यादा सीड में कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमें प्रोडक्शन प्राप्त होगा, यील्ड, उतना क्या होगा, प्रोडक्शन हमको प्राप्त होगा। यानी जो अगर हम टाइमली सोइंग करेंगे तो प्लांट्स क्या है, अपनी वेजिटेटिव फेज जो है वो सही टाइम पे कंप्लीट कर पाएगा, जितनी उस टाइम की रिक्वायरमेंट है। अगर वेजिटेटिव फेज सही टाइम पे कंप्लीट किया तो उसको जो ड्राई मैटर प्लांट्स बन रहा है वो क्या है, अधिक मात्रा में बनेगा। अगर ड्राई मैटर अधिक मात्रा में बनेगा तो उतना ही वो सीड पे कन्वर्ट होगा, अगर जितना सीड पे ज्यादा कन्वर्ट होगा उतनी ही ज्यादा हमें प्रोडक्शन मिलेगी। तो टाइमली सोइंग का हमें क्या इफेक्ट मिल रहा है ये। और अगर हम टाइमली सोइंग की जगह लेट सोइंग करते हैं तो अगर हम मान लीजिए हम यहां पर सोइंग करते हैं राइस की, ये यहां पर, तो अगर हम यहां पर राइस की सोइंग करेंगे तो अपनी जो वेजिटेटिव फेज है ये, इस फेज को वो कंप्लीट सही से नहीं कंप्लीट कर पाएगा और क्या हो जाएगी, उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, फ्लावरिंग हो जाएगी। अगर फ्लावरिंग हो गई प्लांट्स में जल्दी तो वो ड्राई मैटर ज्यादा नहीं बन पाएगा। जब फ्लावरिंग अर्ली फ्लावरिंग हो जाएगी, जल्दी फ्लावरिंग हो जाएगी तो ड्राई मैटर प्लांट्स पे नहीं बन पाएगा। अगर ड्राई मैटर्स नहीं बन पाएगा तो उतना ही कम वो सीड में कन्वर्ट होगा, और अगर सीड में उतना कम कन्वर्ट होगा तो उतना ही कम हमको प्रोडक्शन मिलेगा। तो इसलिए हमको क्या है कि ना ही, और अगर हम अर्ली भी कर देंगे, अगर मान लीजिए हम अर्ली सोइंग कर दिए, क्रॉप्स की अर्ली सोइंग कर दिए, तो अर्ली सोइंग में भी क्या है कि अगर अर्ली सोइंग करेंगे तो भी हमारा क्या है कि जो भी मतलब इसी डे लेंथ की या जो भी रिक्वायरमेंट है वो प्लांट्स को सही से नहीं मिल पाएगी और वो अपना ग्रोथ सही से नहीं कंप्लीट कर पाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें किसी भी वैरायटी की, किसी भी क्रॉप की टाइमली सोइंग करनी चाहिए, जिससे हमारा प्रोडक्शन अच्छा हमको मिलता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपके। अब हम बात करते हैं अगली, कौन सी क्रॉप, रेस्टोरेटिव क्रॉप्स। रेस्टोरेटिव क्रॉप्स, रेस्टोरेटिव क्रॉप्स। अब देखिए रेस्टोरेटिव क्रॉप्स कौन सी होती हैं। रेस्टोरेटिव क्रॉप्स अगर इजीली लैंग्वेज में देखा जाए तो रेस्टोरेटिव क्रॉप्स वो होती हैं जो हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करती हैं। यानी सॉइल की फर्टिलिटी उन क्रॉप्स को ग्रो करने से लास्ट नहीं होती है, मेंटेन रहती है और इंक्रीज होती है। तो इसकी डिफिनीशन पहले मैं आपको लिखा दूं कि मतलब कौन होती हैं। दीज क्रॉप्स provide a good harvest along with enrichment or restoration of soil fertility, तो ये हो गई इसकी डिफिनीशन। यानी क्या कह रहा है, वही चीज कि मतलब कोई भी क्रॉप है जब हम अपनी फील्ड में ग्रो करेंगे तो इस क्रॉप को ग्रो करने से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लॉस नहीं होती, जबकि और सॉइल की फर्टिलिटी हमारी सॉइल में बनी रहती है इन क्रॉप्स को ग्रो करके। इसका एग्जांपल है जैसे लेग्यूम्स।
लेग्यूम्स, जितनी भी मतलब पल्स या लेग्यूम्स क्रॉप्स हैं, उनको जब हम अपनी फील्ड पे ग्रो करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या मेंटेन रहती है। और जैसे बात करते हैं हम एग्जॉस्टिव क्रॉप्स की, कि एग्जॉस्टिव क्रॉप्स कौन सी होती हैं। जिस प्रकार से रिस्टोरेटिव क्रॉप्स होती हैं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करती हैं, इसी प्रकार होती हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप्स। जो बात करता हूँ एग्जॉस्टिव क्रॉप्स, क्रॉप्स एग्जॉस्टिव क्रॉप्स। अब देखिए अगर देखा है एग्जॉस्टिव क्रॉप्स कौन सी होती हैं, तो एग्जॉस्टिव क्रॉप्स वो होती हैं जो मतलब जिनको अगर हम फील्ड पे ग्रो करते हैं, अपने किसी भी फील्ड पे ग्रो करते हैं, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको अधिक मात्रा में ये इंक्रीज करते मतलब डिक्रीज करती हैं और मतलब एग्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसकी जो डिफिनेशन है, दीज क्रॉप्स when sown exhaust the nutrients from the soil by way of their harvest यानी मतलब जब ये क्रॉप्स को क्या है फील्ड पे हम ग्रो करते हैं, तो ग्रोइंग से जब उसको हार्वेस्ट किया जाता है तो क्या है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, अब हम अगली क्रॉप्स की बात करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट। अब जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे सीरियल्स हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन एक्सेट्रा। तो ये क्या होगा, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब हम अगली क्रॉप्स की बात करते हैं, अगली क्रॉप्स की ओर चलते हैं। अब अगली क्रॉप्स की बात करें तो जैसे हो गए पैरा और उटेरा क्रॉप्स। आप सुने होंगे वर्ड पैरा उटेरा क्रॉप्स क्या होते हैं, और उसी को हम रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। यानी पैरा और उटेरा क्रॉप्स, पैरा उटेरा एंड रिले क्रॉप्स, अब देखिए ये क्रॉप्स क्या होती हैं। तो जैसे पैरा उटेरा और रिले क्रॉप्स हैं, तो इन क्रॉप्स को जैसे आप मैं बताऊं आपको कि जैसे आप मान लीजिए रिलेट की, जैसे हम किसी भी फील्ड पे राइस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और राइस को ग्रो किए, और जब राइस क्या है अपनी की लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, यानी हार्वेस्ट से 7 से 10 दिन पहले हम किसी ऐसी क्रॉप्स को, जैसे मान लीजिए लोथायरस है या तो लिनसीड है, हम उस फील्ड में क्या है ग्रो कर देते हैं। तो जो क्रॉप्स हम मतलब हार्वेस्टिंग किसी पहली क्रॉप से जो हम फील्ड में ग्रो किए हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम राइस ग्रो किए, राइस यहाँ पर सोइंग किए, यहाँ पर क्या है राइस की हार्वेस्टिंग होना है। राइस के हार्वेस्टिंग से 7 से 10 दिन पहले, बिफोर 7 to 10 डेज बिफोर, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हम कोई भी क्रॉप्स को मतलब यहाँ पर सोइंग कर देंगे।
इसको, इस स्टेज को क्या बोला जाता है? डग स्टेज। स्टेज, ठीक है। अब देखिए जैसे यहां पर क्या हुआ, स्वयं कर देंगे। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे क्या है, बरसीम, बरसीम इन राइस, ठीक है। लेथायरस, लेथायरस, लेथायरस हो गया, ठीक है। बरसीम हो गई। ये क्या है? ये क्रॉप्स की हम यहाँ पर सोइंग कर देते हैं राइस की हार्वेस्टिंग से पहले। तो ये इनका पर्पज क्या है? इनका यहाँ पर सोइंग करने का मेन पर्पज क्या है? जो भी राइस की फील्ड में बचा हुआ मॉइस्चर है, जो भी मतलब राइस की फील्ड में मॉइस्चर तो रहता है, क्योंकि राइस वाटर अच्छे, इसको वाटर ग्रो होने के लिए अच्छी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब यहाँ पर इन क्रॉप्स को हम सोइंग करते हैं कि जो भी फील्ड में हमारे बची हुई मॉइस्चर है, उससे ये क्रॉप्स हमारी इजीली जर्मिनेट हो जाए और इजीली तैयार हो जाए यहाँ पर जर्मिनेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग से 7 से 10 दिन पहले इन क्रॉप को सोइंग कर देते हैं। यही हो गई हमारी रिले क्रॉपिंग या पैरा या उटेरा क्रॉपिंग। अब जैसे हम बात करें कि पैरा क्रॉप, पैरा और उटेरा। पैरा वर्ड जो हमारा है अधिकतर यूज किया जाता है, जैसे हो गया आपका वेस्ट बंगाल, बिहार में, वेस्ट बंगाल और बिहार में पैरा वर्ड यूज किया जाता है। उटेरा वर्ग जो है आपका छत्तीसगढ़ और एमपी में, एंड एमपी यहाँ पर क्या है, उटेरा क्रॉप्स यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरा एंड उटेरा क्रॉप्स। अब इसके बाद हम अगली अगर बात करें तो अगली बात करते हैं ट्रैप क्रॉप्स की। ट्रैप क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? अब बात करें ट्रैप क्रॉप्स, हम अगली क्रॉप्स की बात करते हैं ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप्स, अब देखिए ट्रैप क्रॉप्स कौन सी क्रॉप होती हैं? जैसे ट्रैप क्रॉप्स जैसे हमारे सॉइल में जो भी हार्मफुल इंसेक्ट है या तो कोई भी डिजीज है, ये तो कोई भी पैरासिटिक बीड्स है, उनसे हम जो अपनी क्रॉप्स की जो भी मतलब क्रॉप्स के रक्षा करते हैं, या तो उसके लिए मतलब कि उसमें कोई भी वो जो उस हार्मफुल हो उस क्रॉप्स के लिए, वो ना तो इंसेक्ट ना डिजीज ना कोई भी एनी बायोटिक एजेंट्स या पैरासिटिक बीड्स उसमें हानि पहुंचा सके। तो इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। दीज क्रॉप्स आर grown to trap soil borne harmful biotic agents and पैरासाइट बीड्स। यानी इन क्रॉपों को ग्रो करने का जो मेन मकसद होता है कि अपनी मेन क्रॉप्स को, जो हमारी मेन क्रॉप्स है, उस क्रॉप को हम हार्मफुल जो सॉइल बॉर्न हार्मफुल बायोटिक एजेंट्स हैं, यानी डिजीज है, माइक्रोब्स जो भी हैं, उनको हम अपनी इन क्रॉप्स को ग्रो कर अपनी मेन क्रॉप्स को हम बचा सकें। और जैसे पैरासिटिक बीड्स हैं, जो बीड्स हैं जैसे हमारी मेन क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है, तो हम ऐसी क्रॉप्स को ग्रो कर देते हैं जो इन बीड्स को या इनसे हमारी मेन क्रॉप्स की रक्षा करती हैं, ठीक है। तो हम जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, जैसे एग्जांपल्स ओकरा अराउंड द कॉटन, ठीक है। और जैसे बात करें नेमाटोड्स
आर ट्राइफेड बाय सोलेनेसी प्लांट, सोलेनेसी प्लांट। ठीक है, तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। ये अब हम अगली नेक्स्ट क्राफ्ट की बात करें तो मल्च क्राफ्ट। मल्च क्राफ्ट कौन से होते हैं, मल्च क्राफ्ट का मेन पर्पज क्या है ग्रो करने का सॉइल पे। तो हम नेक्स्ट क्राफ्ट अपनी बात करें मल्च क्राफ्ट। मल्च क्राफ्ट, देखिए मल्च क्राफ्ट क्या होती हैं। मल्च क्राफ्ट वो क्राफ्टें होती हैं जो मतलब जिनका मतलब जिनकी मतलब हाई फोलियाज होता है, फोलियर होता है, और जो जिनकी जो हमारी जो सॉइल की मॉइस्चर होती है उस सॉइल की मॉइस्चर को कंजर्व करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, उससे सॉइल की मॉइस्चर को लॉस होने से बचाती हैं, वो होती हैं मल्च क्राफ्ट। जैसे सबसे पहले डिफिनेशन लिखा दो आपको। These crops are grown to conserve the soil moisture, मॉइस्चर। मेनली ये सॉइल की मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए हमारे फील्ड पे या सॉइल पे ग्रो की जाती हैं। जैसे ये क्रॉप्स जो होती हैं ये कैसी होनी चाहिए, फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स होनी चाहिए, फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स होनी चाहिए, एंड डेंस फोलिएज क्रॉप्स। क्या, डेंस फोलिएज क्रॉप्स। अब डेंस फोलिएज क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनकी मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारी फील्ड है, ये सॉइल, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ये अब ये डेंस फोलिएज काफी आकार मात्रा में है, तो जो हमारे यहाँ से रेनफॉल होगी ये डायरेक्टली जो मतलब सॉरी जो सूर्य का प्रकाश होगा, ये तो जो भी टेम्परेचर होगा हमारी डायरेक्टली सॉइल पे ना पड़ के हमारे प्लांट्स की नीचे फोलियर अपने उसमें पड़ेगा, जिससे जो हमारा सॉइल का मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये क्रॉप्स हो गई मेनली सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए। अब हम अगली बात करें कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जैसे हम मान लीजिए कोई भी इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉप में कोई भी अपने फील्ड पे क्रॉप ग्रो कर देते हैं, दो क्रॉप, तो दोनों क्रॉप एक दूसरे की हेल्प से तैयार होती हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम कोई भी जैसे सोरघम है, तो सोरघम को हम नेपियर ग्रास के सोरघम को हम लोबिया के साथ ग्रो करते हैं, लोबिया के साथ। तो जो सोरघम है वो लोबिया से क्या है नाइट्रोजन रिसीव करेगा, यानी जो भी उसके लोबिया मतलब दलहनी क्रॉप होती है, तो जो भी वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगी तो उससे क्या होगा सोरघम को प्रोवाइड होगा, और सोरघम लोबिया को क्या है, लोबिया को सोरघम के द्वारा सपोर्ट मिलेगा। तो ये क्या है मतलब दोनों एक दूसरे के सहयोग से ग्रो करती हैं। तो वो कौन सी हो गई, वो कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स हो गई। इसकी डिफिनेशन है each other crop is benefited in intercropping
इंटरक्रॉपिंग। जैसे इसका एग्जाम्पल है सोरघम प्लस लोबिया, सोरघम प्लस लोबिया। अब देखिए ज्वार जो है, ज्वार क्या करता है, ये सोरघम क्या है, इससे क्या ना इसके न्यूट्रिएंट्स रिसीव करेगा यानी नाइट्रोजन रिसीव। जैसे यहाँ पर सोरघम रिसीव नाइट्रोजन फ्रॉम लोबिया and lobia requires support from ज्वार, सोरघम, from सोरघम। तो ये हो गई आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स, यानी मतलब एक दूसरे को हेल्प पहुंचाती हैं ये क्रॉप से। मतलब अगर इंटरक्रॉपिंग में जो भी हम ऐसी इंटरक्रॉपिंग में क्रॉप्स ग्रो करेंगे जो मतलब एक दूसरे को हेल्प पहुंचाएं। जैसे एग्जांपल में आप ये देख रहे हैं कि मतलब सोरघम को क्या है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ से लेता है, लोबिया से, और लोबिया को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ से लेता है, सोरघम से। तो ये हो गई आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस साथ आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।